सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा आपका सेकेंड बुक विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दिस बुक इज़ क्वाइट बोरिंग, थोड़ी सी बोरिंग बुक है ये, पर करेंगे ध्यान से सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ने वाले हैं जो बोरिंग थोड़ी सी लगेगी। सो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बेसिकली हम इसे पढ़ने के वाले हैं। सो देखो, 1947 में आप सबको पता है कि क्या हुआ था, हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो 1947 से पहले, प्रायर टू 1947, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इंडिया की इकॉनमी को कैसे एक्सप्लॉइट करा, कैसे ख़राब करा, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड आर इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू 1947। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बट इंट्रोडक्शन ऑफ टू दिस चैप्टर। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1757 में इंडिया के अंदर आए थे, जब हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी किस में आपने पढ़ा था? यूनिफिकेशन में पढ़ा था इन क्लास 12, नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, क्लास 10th में, सॉरी। ठीक है, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 200 साल बाद, जब ब्रिटिशर ने रूल करा था ऑन 15 अगस्त 1947। और ब्रिटिशर ने एक्सप्लॉइट करा था हमारा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और ट्रेड सेक्टर। ये तीनों सेक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ट्रेड सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा। यू हैव बेसिकली आपने यही पढ़ना है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे चैप्टर में से कहूँ तो ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको ध्यान से सुन लेना। क्या पर्पस था जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल करा? इकोनॉमी ख़राब करने के लिए, फेडरल इकोनॉमी बनाने के लिए, और फ्लरिश करने के लिए इंडियन मार्केट को, और ताकि इंडिया का जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट चीज़ आती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन इकोनॉमी के? बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, खुद अपने सब अपने खुद बलबूते पे करती थी, सेल्फ रिलायंट थी, इंडिपेंडेंट थी। दूसरी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था इंडिया का। टू थर्ड पॉपुलेशन थी किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे। वेल नोन था किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया बहुत फेमस था बिफोर द ब्रिटिश रूल। ये सारी क्या है? बिफोर ब्रिटिश रूल। किस चीज़ के लिए? कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, जो एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन रखता था इंडिया। फिर आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर आके कॉलोनी बना लेती है, यानी राज करने लग जाती है। देखो, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज वेयर वन इज द रूलर एंड अदर इज अ कॉलोनी की। एक ऐसी पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन जहाँ पर दो कंट्रीज क्या करती हैं, एक रूलर बन जाती है और दूसरी कॉलोनी। इंडिया जो था ब्रिटेन की कॉलोनी था। देखिए, ये सारा इतना कुछ खास नहीं है इसमें। नेशनल इनकम बहुत लो था, पर कैपिटा इनकम बहुत लो था। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ज़्यादा लो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप मैं आपको दिखाऊं, जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो सिर्फ 2% था पूरे साल में, और 0.5% था पर कैपिटा इनकम पूरे साल में। ठीक है, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन, ये आपने करनी है खाली रीड फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग आंसर के लिए शुरू हो रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की व्हाट आर द कंडीशंस, कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हम हमारे इंडियन इकोनॉमी को वो करा था, इंडियन इकोनॉमी में खराब करा था। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 85% ऑफ पीपल वर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। फिर भी ये सेक्टर इतना ज़्यादा स्टेगनेंट था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। बताओ, अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 85% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में से 85% ऑफ पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में उसमें हो, इंगेज्ड हो, और फिर भी हमें कोई ग्रेटर आउटपुट नहीं मिल रहा, तो क्या फ़ायदा उस 85% लोगों का उसमें होना? आप सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है हमारा मेन सोर्स है इंडिया का, अभी भी इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। सो मेन रीज़न हमारा उस माना जाता है वो है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन क्या होता है? जब कोई भी इकॉनमी बिल्कुल भी ग्रोथ ना दिखा रही हो, या फिर हल्की सी लिटिल ग्रोथ दिखा रही हो। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि या तो आप जमींदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करो, या फिर जमींदार कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये आ जाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लैंड सेटलमेंट सिस्टम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। या फिर एक तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर तुम पूरा एक्सप्लेन कर दो,
तो अपने सारे पॉइंट्स करने हैं, बट कभी कभार इस मोस्टली कभी कभार नहीं, इसमें से लैंड सेटलमेंट सिस्टम डायरेक्टली पूछ लेते हैं, और मेन अगर एग्रीकल्चर से कुछ भी रिलेटेड आता है तो मेन आपने यही एक्सप्लेन करना होता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसको मैं एक बार आपसे अलग से दिखा रहा हूँ पूरा सॉल्व करके कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता गया है। देखो इसके अंदर तीन ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली होती है गवर्नमेंट, ठीक है। बीच में होते हैं हमारे जमींदार, जेड लिख रहा हूँ। लास्ट होते हैं हमारे टेलर्स या फिर कह लो पीजेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट यानी जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश के टाइम की गवर्नमेंट थी, वो कहती है कि आप क्या करो, जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, गवर्नमेंट कहती है कि टेलर्स को कि हमने आपको लैंड दे रखी है, आप इसका हमें रेंट दो, मतलब जिस पे भी प्रोडक्शन करेंगे उसका हमें रेंट चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट उन्हें बोल दिया। फॉर एग्जांपल उन्हें गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मेरे को 40,000 रुपीज़ मेरे को रेंट चाहिए ही चाहिए। तो एज एन इंटरमीडियरी या फिर कह लो एज एन मिडिल मैन, जमींदार थे जो क्या करते थे, टेलर्स या फिर पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर गवर्नमेंट को देते थे। तो जमींदार क्या करते थे, अगर गवर्नमेंट ने बोला भाई 40,000 तुम्हें हर महीने में टेलर्स से लेके देने ही देने हैं, तो जमींदार क्या करते थे, उनसे 80 लेते थे, 40 खुद अपनी जेब में रखते थे। तो क्या कर रहे थे जमींदार, एक्सप्लॉइट कर रहे थे होलसेलर टेलर्स या पीजेंट्स को, उनसे एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट चार्ज करके। अब इतना पैसा अगर वो जमींदार को ही दे देंगे तो फिर वो क्या होगा, पीजेंट्स तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो क्या करते थे, उनका बस हल्का फुल्का अपना खर्चा निकल जाता था, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दे देते थे। जमींदार जो है इसको अच्छे लैविश लाइफ जी रहे थे अपना, ठीक है। तो ये बेसिकली ये था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार हम नोट्स में से पढ़ लेते हैं। देखो, जमींदार सिस्टम या फिर जमींदार वर यूज टू कलेक्ट लगान, इसको हम लगान बोलते थे, जो भी वो अमाउंट कलेक्ट करते थे फ्रॉम द टिलर्स of the soil. No efforts were made by the zamindars to improve the agriculture sector. इतना सारा पैसा लेने के बावजूद भी जमींदार ने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए कि वो जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर आता है हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारी जो फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, हमारे फार्मर्स डिपेंडेंट थे ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, वो आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में देखो है क्या बेसिकली, देखो जो हमारे वो थे फार्मर्स, वो क्या करते थे, वो रहते थे ऑन सब्सिस्टेंस बेसिस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, वो फार्मिंग जिसमें फसल करी और खुद ही उसको कंज्यूम कर लिया, फिर सेल कंजप्शन तक रहते थे, उस फसल को आगे मार्केट में नहीं बेचते थे ताकि वो पैसे कमा पाए। उसको हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। जब कोई अपना फसल को या फिर अपने प्रोड्यूस को सेल कंजप्शन के साथ साथ बेचता भी है मार्केट में, तो हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते थे उसको। बट उस टाइम पे लोग क्या करते थे, सिर्फ सब्सिस्टेंस करते थे, वो अपना उगाई खुद और खा ली, दैट्स इट। मार्केट में नहीं भेजते थे, कमर्शियलाइजेशन नहीं करते थे। तो ये एक रीजन था एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन होने का, कि कमर्शियलाइजेशन नहीं था। देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रो फॉर द सेल इन मार्केट रेदर देन फॉर सेल कंजम्पशन, की सेल करना रेदर देन सेल कंजम्पशन करना। ब्रिटिश ने प्रमोट करा शिफ्ट करने के लिए फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में। कैश क्रॉप वर अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे जो हमारे वो थे फार्मर्स थे या फिर कह लो लैंड्स थे, वो इतने प्रॉस्पेरस नहीं थे, हमें इतनी खास चीज़ें नहीं दे पा रहे थे। वो क्यों नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी हो रखी थी। देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। सो हमारे पास जब कोई आउटपुट ही नहीं, मतलब वो नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या ही आउटपुट जनरेट होता उससे। ऑल्सो देयर वाज नो नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, को फर्टिलाइजर का भी यूज़ नहीं होता था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। ये एक तीसरा रीज़न था फॉर द डिक्लाइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर आता है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में ही मतलब स्कार्सिटी थी, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। जो मतलब हमारी गवर्नमेंट थी, वो भी कोई भी अगर क्या कहते हैं कंट्री की डेवलपमेंट एक्टिविटी में कुछ भी इंक्रीज करना है, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिक्लाइन होने लग गया। इंडियन एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी इन इन्वेस्टमेंट ऑन फ्लड कंट्रोल, टेरेसिंग या ड्रेनेज। इनमें से किसी को भी वो इन्वेस्ट नहीं करते ताकि कोई चीज़ ठीक हो। देयर हैड नो मनी टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। अब यहाँ तक तो था, फोर्थ पॉइंट तक ऑन द एग्रीकल्चर, यहाँ तक एक्सप्लेन करना एग्रीकल्चर पे आ जाता है। तो अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, की पार्टीशन से क्या हमें फ़र्क पड़ा। देखो, आपको पता है 1947 के अंदर, आपको पता है कि 1947 के अंदर हमारा इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस मिली थी, और उसी टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ था।
ठीक है? थोड़ा-सा बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज में रहे। हमारा जो पाकिस्तान कैसे फ़ॉर्म हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान कौन-सा है? जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। ये हमें हुआ था उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बट अब जो बांग्लादेश है वो हमारे इंडिया के अंदर ही आता है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम ऐसी है, जो जूट प्रोड्यूसिंग यूनिट थी, वो कहाँ चली गई थी? ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। अभी 1970 में ही, 1970 टू 71 के बीच में ही जो है बांग्लादेश हमारे यहाँ पर आया इंडिया के अंदर। उससे पहले जो है ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में था, जिसका वजह से ये एक एडवर्स इफेक्ट था पार्टीशन का। दूसरा, जो बहुत अच्छी-अच्छी लैंड थी, इरिगेटेड लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर वो अपना कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर रीज़न था पार्टीशन के बाद। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की क्या, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा इंडिपेंडेंस से पहले। सो इंडिया वाज नॉट एबल टू बिल्ड अ इंडस्ट्रियल बेस, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल बेस। क्या-क्या रीज़न है? सबसे पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डिक्ले ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा अभी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये 5 पॉइंट्स हैं। तो हमें ना एक वो बनाना पड़ता है इसका, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है अप टू 3 मार्क्स का, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए उससे रिलेटेड एक्सप्लेन करने का। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको माइंड में बैठा होना चाहिए कि आपने ज़मींदारी वाला सिस्टम एक्सप्लेन करना है। इंडस्ट्री से कोई टॉपिक आ गया, तो आपके माइंड में बैठा होना चाहिए कि आपने हैंडीक्राफ्ट से पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर कोई ट्रेड वाले से क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास दिमाग में बैठा होना चाहिए आपने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाला एक्सप्लेन करना है। तो ये तो हम पढ़ेंगे अभी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बाकी ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर एग्रीकल्चर से आगे तो ज़मींदार एक्सप्लेन करोगे, इंडस्ट्री से आ जाए तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स करोगे, ट्रेड से आ जाए तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी करोगे। ये की पॉइंट्स याद रख लोगे तो आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि रटना तो आपको है नहीं, रटोगे तो याद नहीं होगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर कह लो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो देखो, अब उस टाइम होता क्या था, इंडिया जो था बहुत फेमस था किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए, बहुत प्रोस्पेरस था। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कैसे करा या एक्सप्लॉइट कैसे करा? देखो, क्या करता था इंडिया में, इंडिया क्या करता था बाहर, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ही भेजता था। इंडिया जो है ब्रिटेन में अपना सामान बेचता था इंटरनेशनल मार्केट्स में, मतलब। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनकी जो हैंडीक्राफ्ट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि इंडिया से अब जो भी सामान ब्रिटेन में जाएगा उस पे लगा दी जाएंगी हैवी ड्यूटीज। ठीक है? क्या लगा दी जाएंगी? हैवी ड्यूटीज। और ब्रिटेन अगर कोई भी इंडिया में सामान लाएगा तो उस वो हो जाएगी ड्यूटी फ्री, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ब्रिटेन जो है क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर सकता है इंडिया में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है ड्यूटी फ्री। अगर इंडिया को कोई भी सामान अगर ब्रिटेन को कोई भी सामान चाहिए, यानी रॉ मटेरियल चाहिए अपने वहाँ सामान बनाने के लिए, तो इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेता था ड्यूटी फ्री और सामान भेजता था ड्यूटी फ्री। बट अगर इंडिया को अपना हैंडीक्राफ्ट बाहर देशों में भेजना है, फॉरेन मार्केट में भेजना है, इंटरनेशनल मार्केट में भेजना है, तो उस पे हैवी ड्यूटीज लगा देती थी। तो जिसकी वजह से अब क्या करते, अब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में उनके हैंडीक्राफ्ट जा नहीं रहे, सिर्फ कहाँ पर है, उनकी खुद की मार्केट में। खुद की मार्केट में भी कितना बेच लेंगे, इतना अच्छा तो प्रॉस्पेरस होगा नहीं। तो ये क्या, इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिके हुआ हैंडीक्राफ्ट का इस मार्केट में। सो ये सबसे पहली पॉइंट यही है कि जो हमारा वो था इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ हैंडीक्राफ्ट का। टू गेट द रॉ मटेरियल एट द चीप रेट्स, क्या करा ब्रिटेन ने, इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे उठा लिए और कोई भी ड्यूटी नहीं लगवाई। दूसरी चीज़, टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट फ्रॉम द ब्रिटेन एट द हायर प्राइसेस। और क्या करते थे, दूसरी चीज़, जो भी सामान इंडिया में बेचते थे वो ड्यूटी फ्री आ जाता था और उनको मार्केट में सेल कर देते थे। अब क्लियर सी बात है, हैंडीक्राफ्ट इतनी फिनिशिंग नहीं होगी जितनी फिनिशिंग हमारी मशीन वाली की होगी। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादा मशीन वाला खरीदते थे, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट की जो पूरी वैल्यू है वो पूरी की तरह से ख़त्म हो गई और वो पूरा डिके हो गया। ये था हमारा दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडी। क्या इफेक्ट पड़ा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन से? पहली, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई जब सामान बिक ही नहीं रहा तो लोगों को एम्प्लॉयड करके करेंगे क्या वो? तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली हमें उस टाइम पे। दूसरी, इम्पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज ब्रिटेन वाले कर रहे थे ना। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन,
tools, or which are the further required for the industrialization. Britishers did not put efforts to promote capital good industries. देखो कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती है जो मशीन टूल्स प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और ब्रिटिश जो है एफर्ट्स नहीं डालते थे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो अपना वहीं पर ही करते थे डेवलपमेंट, उनको ये नहीं था कि इंडिया में वो कुछ करें, उनको इंडिया को डुबोना था बेसिकली। टिस्को जो 1907 में एस्टैब्लिश हुई थी एक मेजर ब्रेक थ्रू था। शुगर सीमेंट पेपर इंडस्ट्रीज ये भी इमर्ज हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है। जो उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर का रोल था, पब्लिक सेक्टर यहाँ कौन है, गवर्नमेंट का बहुत कम था। द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स वर मेनली कन्फाइंड टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स विद बेनिफिट्स ओनली ब्रिटिशर्स। जो रूल था ब्रिटिशर्स का वो मेनली कहाँ पे कन्फाइंड था, कितने पोर्शन में था, सिर्फ रेलवेज को संभालना, पावर जनरेशन करना, कम्युनिकेशन को संभालना, पोर्ट्स को संभालना, जो खाली ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट कर रहा था और किसी को बेनिफिट नहीं कर रहा था। लास्ट आता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये सारा हमारा क्या है ऊपर का ही कह लो समराइज करके। अब क्लियर सी बात है, देखो इतना सारा वो है, भाई तुमने डिके ओ हैंडीक्राफ्ट को भी डिके कर दिया, तुमने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को भी कम कर दिया, और पब्लिक सेक्टर का रोल भी कम कर दिया, तो क्या ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। सो इन अबव रीजन की वजह से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत ज़्यादा कम था। बेसिकली हर एक सेक्टर से कम था, बिकॉज ब्रिटिशर्स किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे थे, हर सेक्टर को बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बट अगर आप आगे जब धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ उसमें आपने थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस और भर भर के इकोनॉमिक्स तो पढ़ोगे ही, तो ऐसे करना है। बिकॉज थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें पॉलिटिकल साइंस, मैंने पढ़ रखी है पॉलिटिकल साइंस, मुझे पता है इसमें क्या पॉलिटिकल साइंस से कितना लिंक है और कितना नहीं। तो मैं आपको जैसे भी होगा सारा बताता जाऊंगा, बट फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कैसे एक्सप्लॉइट करा वगैरह। जब आगे पढ़ते जाओगे ना तब ये भी देखोगे कि कैसे 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 हमने इंक्रीज कर दिया। और इंडियन इकोनॉमी को ये चीज़ मैं आपको एक तरह से टिप ही समझ लेना, कभी भी बीच में से मत पढ़ना शुरू हो जाना कि आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम भी है और आपने तो कभी भी पहले इंडियन 6 इको को चैप्टर बीच में आने से हैं मत पहले। पढ़ना। आपके अगर पहले 6 चैप्टर्स आ रहे हैं तो अपना लाइन वाइज करना, बिकॉज ये ना टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। अगर आप पीछे से या बीच बीच में से करोगे ना, पहले ये हुआ और ये पहले हो गया था, ये पहले बाद में हुआ, ऐसे ना कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान ध्यान में रखना, कितना भी आपका सिलेबस रहता हो, ऑलवेज ट्राई टू डू फ्रॉम द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से करोगे बहुत फायदे में रहोगे, समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इंडियन इको में, कभी समझ नहीं आएगी ऐसे फिर। ऑलवेज टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलना। ये समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी वो आती है फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि फॉरेन ट्रेड को कैसे, इसमें आती है आपके दिमाग में आ जाती है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है क्या, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यही वाली हैंडीक्राफ्ट वाली, कि इंडिया से हैवी ड्यूटीज पे जाता था सामान, ड्यूटी फ्री ब्रिटेन से आता था, कोई भी रॉ मटेरियल करना हो तो ब्रिटेन से, तो इंडिया ड्यूटी फ्री। और पूरी इंटरनेशनल मार्केट डिस्ट्रॉय कर दी और यहाँ पर अपने मशीन वाले ला के गुड्स यहाँ इंडिया की मार्केट को नाश कर दिया। ये थे रीजंस उसके इंडिया के करने के। पहला कौन सा आता है हमारा, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। भाई कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंडिया से लेना और अपने मशीन मेड गुड्स इंडिया में सप्लाई करना। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया से ले लेता था फॉर डूइंग फर्दर प्रोडक्शन। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, और बने बनाए फिनिश्ड। फिर आता है हमारा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश के पास मोनोपोली चली गई थी वो हमारा कंट्रोल करने के लिए हमें। More than half of the foreign was restricted to Britain and for few other countries like Sri Lanka, China and Iran. जो मोर देन हाफ जो था फॉरेन ट्रेड किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटेन के हाथ में। बाकी और कंट्रीज थी जैसे श्रीलंका, चाइना, ईरान वगैरह। और उस टाइम पे सियूज कैनाल भी इन्वेंट हुए थे, ये 1 मार्क्स के लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। 1869 में सियूज कैनाल बने थे, जो एक डायरेक्ट रूट देते थे इंडिया और ब्रिटेन का बीच में, अफ्रीका को छोड़ के, ताकि जो है वो अपना सामान ले जा सके। also provided direct route between India and Britain, avoiding Africa. फिर आए drain of Indian wealth during British rule. Earnings of export of raw material was used for, किस लिए जो ये सामान इंडियन मार्केट से बेचते थे उससे जो पैसा मिलता था उसका करते क्या थे, एक्सपेंसेस किस लिए क्या यूज करते थे, टू मीट द एक्सपेंसिव वॉर फॉर्ड बाय ब्रिटिश, जो वॉर एक लड़ते थे उसके एक्सपेंस मीट करने के लिए। दूसरा जो इनविजिबल है, इनविजिबल आइटम्स कौन से, सर्विसेज है जो, उनको इम्पोर्ट, उनकी जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है उनका पैसे देने के लिए।
टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव ब्रिटिशर्स, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था उसके एक्सपेंसिव मीट करने के लिए करते थे। ठीक है, ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड, अभी तक ऊपर वाला जो पढ़ा रीड कर लेना, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों सेक्टर हैं जो मेन इनमें से क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ से जो शुरू हो रही है पढ़ लो और रीड भी कर लेना, बट एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से इतना खास क्वेश्चन कोई बनता नहीं है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोक्रेटिक कंडीशन वाज वेरी स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड। स्टेगनेंट में बता चुका हूं क्या होता है, जो बिल्कुल ग्रोथ ना दिखाए, दिखाए तो थोड़ी सी दिखाए, इकोनॉमी बैकवर्ड थी। क्या क्या रीजन थे? हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हाई इन्फाइनाइट मोर्टलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देखो, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। देखो 40 वॉज द डेथ रेट एंड 48 वॉज बर्थ रेट। अब आपको पता ही होगा बर्थ रेट क्या होता है, रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर थाउजेंड ईयर, एंड डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड ईयर। एक साल में कितने लोग मरते हैं, एक साल में कितने लोग पैदा होते हैं पर थाउजेंड, बट पर थाउजेंड का ध्यान रखना। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, ओवरऑल 16% लोग थे जो पढ़े लिखे थे और 7% इसमें से वुमेन थी। पुअर हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन बकवास थी, हेल्थ कंडीशन फैसिलिटीज वर इनएडिक्वेट और अनअवेलेबल। बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ अच्छी क्वालिटी हमारी हेल्थ की नहीं थी। बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी में हॉस्पिटल्स नहीं थे इतने, जिसकी वजह से जो है लोग ज़्यादा बीमार होते थे, कह सकते हैं। रिजल्टेड इन अ एयर एंड वाटर डिसीजेस। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था पहले, मतलब अब इंडिपेंडेंस के टाइम में 218, अब 2011 में कितना था 44। क्या होता है ये पर थाउजेंड का ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, कि 1 साल होने से पहले जो बच्चे मर जाते थे वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और उस टाइम कितना था, अब आप देख सकते हो कितना है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब कि एक एवरेज एज जहाँ तक बंदा जीता है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 44 ईयर एज थी जी, 44 ईयर्स पे मर जाता था बंदा। बट अब प्रेजेंट में देखें तो 68 to 69 है एज, जो जिसपे एक बंदे की डेथ हो जाती है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। देखो, नो एग्जैक्ट डाटा वॉज अवेलेबल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज वेरी लो। हमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है क्या पॉवर्टी का कंडीशन थी, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की अच्छी नहीं थी। फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, कि तीनों सेक्टर में क्या क्या, कैसे कैसे कौन कौन इसमें इंगेज्ड है, कौन सी पॉपुलेशन इंगेज्ड है। इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है। पहली चीज, पीरी डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, की प्राइमरी सेक्टर की कैसी हमारी डोमिनेंस थी। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो था हमारा लार्जेस्ट शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर देता था, अबाउट 75%। 25% जो है सेकेंडरी और टर्शरी में होते थे। रिलीजियस वेरिएशन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल शेप डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सारी कंट्रीज डिक्लाइन दिखाते थे इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जो है डिक्लाइन दिखाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये सारी कंट्रीज है। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह क्या कैसी थी हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले रोड्स, रोड्स कैसी थी? रोड्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड। मैं ये टॉपिक्स फटाफट से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो रोड्स में क्या होता है, रोड्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड। फंड्स इनके पास अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से रोड्स सेटिस्फैक्टरी नहीं थी इतनी। मेन पर्पस था किसका, ट्रांसफर रॉ मटेरियल का आर्मी के लिए, आर्मी का सामान हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब संभालने के लिए था बस। देर वॉज शॉर्टेज ऑफ वेदर रोड्स। फिर आता है रेलवेज। रेलवेज के ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट थे, कि भाई अच्छा भी हुआ इंडिया में रेलवेज आ गई, बट एक बुरी चीज़ भी थी, बिकॉज उससे जो है ब्रिटेन क्या करता था, सामान एक्सपोर्ट कर लेता था इंडिया के अंदर। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑफ ब्रिटिश रूल। इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1850 में। ये इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट जर्नी कैसी हुई 1853 में, बॉम्बे टू थाने। इट रिमूव्ड जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। इट प्रमोटेड कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, इससे कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर बढ़ा। जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स रिमूव हुए। और एक चेक रहा फेमीन्स में। फिर एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इम्पैक्ट, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे जिससे ये सेटिस्फैक्ट्री ना रह के और भी अच्छा बने। डेवलपमेंट करी कोस्ट कैनाल्स की उड़ीसा में, जो एक बड़ा फ्लॉप था। JRD टाटा ने लॉन्च करी एयरलाइंस इन 1932। फिर आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, कोस्ट एंड द टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट फेमस कम्युनिकेशन। पोस्ट होगा आई थिंक, ये कम्युनिकेशन में जो है ये दो मेन फेमस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ने भी हेल्प करा हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। कोस्टल सर्विसेज भी इनएडुकेट थी।
अब क्या-क्या पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स थे जो ब्रिटिश हमारे लिए छोड़ के गए, मतलब जब उन्होंने एक्सप्लॉइट करा तो उनमें से हमने कुछ पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी निकाले, भई ये अच्छी चीज़ करके गए हैं, चाहे उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा। पहली चीज़ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया, कमर्शियलाइज़ेशन सिखाया कि हम खाली खुद नहीं कंज़्यूम कर सकते, हम बेच भी सकते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ सिखाई। दूसरी चीज़ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स और रेलवेज़ बना के हमें बेटर मीन्स दिया अपने ट्रांसपोर्टेशन का। चेक ऑन फेमीन, रोड्स और रेलवेज़ की वजह से हम फूड आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर सकते थे, ताकि जो फेमेन अफेक्टेड एरिया है उसको हम बचा सकें। तो इससे हम चेक कर सकते थे फेमीन को। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम मॉनेटरी इकोनॉमी, इंडिया जो थी एक बार्टर सिस्टम में प्रिवेल करती थी। बार्टर सिस्टम होता है जब आप कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते हो, ठीक है? तो उससे पैसे वाली चीज़ करी, यानी मॉनेटरी सिस्टम बनाया, ठीक है? दूसरा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करा, जो एक रेडी रेफरेंसेस हमें इंडियन पॉलिटिशियंस में शो करता था। और जो क्या आप बता रहे हैं, क्या स्टेट था इंडियन इकोनॉमी का ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या स्टेट थी इंडियन इकोनॉमी की? ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड बना दिया था, स्टैग्नेंट बना दिया था। सबसे पहले कॉलोनियल कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी ओवर 200 ईयर्स, 200 साल तक उन्होंने रूल करा। ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियन वेल्थ एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल से क्या हुआ? हमें जो हमारी इंडियन की वेल्थ थी वो सारी ड्रेन आउट होगी, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ, और इससे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी जो है ब्रिटिश कॉलोनी बन गई। और इससे क्या पड़ा कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई। फिर आया सेमी फेडरल इकोनॉमी। देखो देखो, दो एस्पेक्ट थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। पहला, जब उन्होंने फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। दूसरा, जब उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। तो क्या था, जमींदार सिस्टम ने एक फेडरल रिलेशन को बर्थ दिया, जो ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशन दिखाता था, जहाँ पर लैंडलॉर्ड जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था टेनेंट्स को, जिनको जिससे वो लगान कलेक्ट करता था। जब ज़मींदारी सिस्टम हट गया, फेडरल रिलेशन के अंदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन इतना वही सेम वाला था कि लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था टेनेंट्स को, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ज़मींदार की जगह बस लैंडलॉर्ड आ गए। इंट्रोडक्शन टू कैपिटल सिस्टम, इट क्रिएटेड टू क्लासेस, कैपिटलिस्ट दो क्लासेस हुई, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। फिर आती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, इकोनॉमी जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाए, दिखाए तो थोड़ी-सी दिखाए। देखो ये बता चुका हूँ, एग्रीगेट रियल पर कैपिटा इनकम कितनी कितनी थी पूरे साल में, 0.5 एंड 2%। दूसरी चीज़ बैकवर्ड इकोनॉमी थी। भाई क्यों थी बैकवर्ड? भाई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कोई भी हमारे पास वो महँगी चीज़ें फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी इस वजह से भी। पर कैपिटा इनकम लो थी, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे, नए एग्रीकल्चर मेथड यूज़ नहीं कर रहे थे। हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, इलिटरेसी बहुत थी, लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। फिर आता है डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड to replace the physical asset depreciated due to excessive use during the Second World War. British overused the physical asset but did not make any arrangement to replace it. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे फिजिकल सेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करा, बट कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनाई उनको रिप्लेस करने के लिए। एम्प्यूटेड इकोनॉमी कह लो या फिर रैम्पेड इकोनॉमी कह लो, ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी मतलब अपनाई, डिवाइड एंड रूल की, जिससे क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो गया। प्रॉब्लम्स आई सेपरेशन की, जिसकी वजह से जो है रिहेबिलिटेशन हुआ पाकिस्तान रिफ्यूजी का। इवन आफ्टर जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में इतना सारा हो गया, अलग अलग बट गए पाकिस्तान, फिर भी जो है इतने सारे रिफ्यूजी, पाकिस्तान रिफ्यूजी इंडिया के अंदर ही रहेंगी। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है पाकिस्तान के पास चले गए। तो ये चीज़ थी जो हमारे रैम्पेट इकोनॉमी या फिर एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बनाता था, जो ब्रिटिशर्स ने जब ये डिवाइड एंड रूल वाला करा था। सो नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। आपने मेन वो 3 सेक्टर और वो थोड़ा इस पूरे को रीड कर लेना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। I will meet you in the next video. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.